हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे नया चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग बेसिक को पढ़ेंगे। आखिर नंबर सिस्टम के तहत जो मुख्य वर्ड होता है वो क्या होता है और उसके विषय में हम लोग डिटेल्स जानेंगे और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ हम नंबर सिस्टम में आगे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे जो कि इन सारे छोटे छोटे वर्ड से रिलेटेड होंगे। जब तक इन सारे बातों को आप नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हर एक बातों में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नंबर सिस्टम के तहत संख्या रेखा क्या होता है। देखिए, यहाँ बताया गया है संख्या रेखा के विषय में। यहाँ जीरो दिखाया गया आपको और इधर की ओर जो बढ़ रहा है वह प्लस की ओर बढ़ रहा है, यानी कि प्लस में 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ाया जा रहा है। यह जो आगे तक जाएगा वह अनंत तक जा सकता है और उसके बाद उसी तरह से जीरो से जस्ट पहले -1 -2 -3 यह लास्ट तक जा सकता है। हम इसके विषय में सिर्फ इतना जानकारी देना चाहते हैं कि संख्याओं के जिस रेखा पर दर्शाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि 0 और 1 के बीच में कोई संख्या नहीं है। 0 और 1 के बीच में अनंत संख्या बसा हुआ है। जैसे 0.1 हो गया, 0.12 हो गया, 0.121 हो गया। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं, नहीं, दो बिंदुओं के बीच में अनंत संख्याएं बसी होती हैं। तो इसी के विषय में कभी कभी पूछा है कि दो नंबरों के बीच में संख्या रेखा पर कितने नंबर बसे हो सकते हैं। तो बहुत सारे नंबर बसे होते हैं, अनंत मात्रा में नंबर बसे होते हैं। अब हम जैसे यदि कहें कि 2.5 कहाँ बसा है, तो आप इसके विषय में तो जान सकते हैं कि ये है जो 2 और 3 के बीच में 2.5 बचेगा। इस बात को तो आप समझ रहे हैं। हालांकि ये सब जो पढ़ना है वह 7 क्लास में पढ़ना है और यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इसी बात को हम समझ के यहाँ हम सोच रहे हैं कि इस चीज़ को बता दिया जाए। अब देखिए, हम लोग इसके विषय में जानेंगे ये सब जो वर्ड हैं क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो धन पूर्णांक होता है वो क्या होता है। तो धन पूर्णांक मतलब समझिएगा, इस संख्या रेखा पर जीरो के, हम कह सकते हैं कि जो राइट साइड में है, जीरो के राइट साइड में जितनी भी संख्याएं पाई जाएंगी वो सभी धन पूर्णांक कहे जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, संख्याएं इसमें बीच में भी पाई जाएंगी तो बीच वाले संख्या को हम धन पूर्णांक के रूप में नहीं कहेंगे। यह पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 होना चाहिए, 1.5 1.6 नहीं होना चाहिए। इस बात को समझिएगा। हम यहाँ जो लिखेंगे आपको इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, इस बात को समझिएगा। और ये हमेशा आपको याद होना चाहिए कि जो धन पूर्णांक है वह कहाँ से स्टार्ट होता है। हालांकि धन पूर्णांक के विषय में हम विशेष नहीं कह रहे हैं, यह सारे जो शब्द दिए गए हैं इन सारे शब्दों में जो भी नंबर स्टार्ट होने वाला होगा वह कौन सा स्टार्ट होने वाला होगा, इसके विषय में ज़रूर जानकारी रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, हाँ, धन पूर्णांक में जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा क्या हो सकता है, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करके आगे हुए, ऐसे ही करते हुए आगे चल जाएगा। क्लियर? यानी धन पूर्णांक में आप 1.5 को 2.5 को नहीं रख सकते हैं। धन पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, वो भी प्लस में होना चाहिए। उसके बाद जस्ट आता है हमारा पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या क्या है, उसके बाद जस्ट इसके नीचे भी देखिए यहाँ पूर्णांक संख्या है। हालांकि इससे पहले हम थोड़ा सा जो ऋण पूर्णांक है इसके विषय में हम लोग समझ लेते हैं कि जो ऋण पूर्णांक होता है वो क्या होता है। देखिए, जो जीरो है उसके लेफ्ट साइड में जो भी नंबरें पूर्ण रूप से पाई जा रही हों उनको हम लोग क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक कहेंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, क्या 1.5 हो सकता है क्या? यहाँ आपको ध्यान देना है कि 1 और 2 के बीच में -0.5 भी हो सकता है। लेकिन हम इस छोटे से नंबर को नहीं लेंगे जो कि टुकड़ों के रूप में हो, पॉइंट के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, उन सारे नंबरों को हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ भी हमारा एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है -1 -2 और उसके बाद -3 हो सकता है, ऐसे करके आगे चल जाएगा। अब उसके बाद आता है क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है इसके विषय में थोड़ा समझिएगा। पूर्ण संख्या, हम पॉजिटिव संख्याओं को यदि जीरो के साथ मिला देते हैं तब उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे देखिए, यहाँ जो पूर्ण संख्या है उसके विषय में हम कहें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, तो 0 से होगा और उसके बाद क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। यानी कहने का अर्थ यही है कि धन पूर्णांक भी एक पूर्ण संख्या है और साथ ही साथ पूर्ण संख्या का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 क्या है तो आप क्या जवाब दीजिएगा, धन पूर्णांक दीजिएगा या पूर्ण संख्या बताइएगा? आप क्या बताइएगा? तो आपको क्या है कि पूर्ण संख्या भी है यह और जो धन पूर्णांक भी है,
यानी आपको कह देना है कि यह दोनों चीज़ है, लेकिन जो धन पूर्णांक का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, 1 से होता है, लेकिन पूर्ण संख्या का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यह 0 से चालू होता है या 1 से चालू होता है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है, क्योंकि वो जानता है कि पूर्ण संख्या के विषय में आप जानते होंगे। अब देखिए पूर्णांक के विषय में हम लोग समझ लेते हैं। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक का मतलब सिर्फ होता है पूरा पूरा नंबर। जैसे अभी तक हम लोग पढ़े क्या है कि धन पूर्णांक में पूरा पूरा नंबर था, यहाँ ऋण पूर्णांक में भी पूरा पूरा नंबर था, और पूर्णांक जो पूर्ण संख्या जो है उसमें 0 भी इंक्लूड हो जा रहा था। अब देखिए पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि सब कुछ इन तीनों का मिला के मिक्स करके कहें तो इस बात को हम कह सकते हैं कि मिक्स करके कहें तो क्या है, पूर्णांक है। जैसे इसमें क्या होगा, -1 भी होगा, चलिए इसको हम कह रहे हैं ऐसे, -1 भी होगा, -2 भी होगा, ऐसे करके 0 भी होगा, उसके बाद 1 भी होगा और 2 भी होगा, ऐसे करके आगे तक चला जाएगा। यानी हमारे कहने का अर्थ यह है कि संख्या रेखा पर पूरा पूरा जो भी नंबर उपस्थित है उन सारे नंबरों को पूर्णांक नंबर के तहत कहेंगे हम लोग। समझ पा रहे हैं? अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं सम संख्या क्या होता है। देखिए जितना भी बात बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में हम हट जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाला कौन कौन सा संख्या हो सकता है? तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, ऐसे करते करते बहुत आगे तक जा सकते हैं हम लोग। यानी हम एग्जाम्पल के तौर पे इसका जो सम संख्या का स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसे हम क्या लिखेंगे, 2 से लिखेंगे, 4, 6, 8, ऐसे करके आगे तक चला जाएगा। यह भी अनंत तक जाएगा, जो भी संख्याएं सब लिखी गई हैं वो सब अनंत तक जाएंगी, अभी तक ध्यान दीजिएगा। अब आशा है कि इस बात को समझ रहे होंगे। सम संख्या जो होता है, हालांकि ये तो आप बचपन में भी पढ़े होंगे, लेकिन इसमें क्या है, सबसे मेन बात होता है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। आप याद रखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। हालांकि सम संख्या का स्टार्टिंग पॉइंट बच्चा याद रखता है, लेकिन विषम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए विषम संख्या का जो डिफिनीशन है वह है कि वे सभी संख्याएँ जो 2 से विभाजित न हों उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। इस चीज़ को आप जैसे भी हो नोट कर लीजिए। जैसे लोग क्या कहते हैं कि 2 से विभाजित न होने वाला 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है कि विषम संख्या का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वह 1 से होता है। यानी 1 भी एक क्या है, विषम संख्या है। और इस बात को एकदम नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि विषम पूर्णांक जो होता है यानी विषम संख्या जो चालू होता है वह 1 से चालू होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 1 हो गया, 1 के बाद 3 होगा, उसके बाद क्या होगा 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे करके आगे चला जाएगा। देखिए इतना के विषय में जानते हैं। अभी तक जितना सब बताया गया है आपको सिर्फ इतना बात ध्यान देना है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, विषम संख्या है वह 1 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा जो भी बताया गया है, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, जो भी है ये सब इसके विषय में आप जानते होंगे, हम इस बात को जानते हैं। देखिए इसके बाद जो आता है हमारा यानी विषम संख्या जो है, उसके बाद हमारा आता है भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या किसे हम लोग कहते हैं? जो संख्या रेखा पर वे सभी संख्याएं जो कि 2 के अलावा अपने आप के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाएं, एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाएं, तो उन सभी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं अभी, जैसे कि भाज्य संख्या में मान लीजिए 2 लेकर चलिए, तो 2 क्या है, 2 अपने से विभाजित होता है, उसके अलावा किसी से नहीं विभाजित होता है। इसका अर्थ यह है कि भाज्य संख्या यह नहीं है। हम उसके बाद 3 लेकर चलते हैं। 3 क्या है, अपने से विभाजित होता है, इसके अलावा किसी से नहीं विभाजित होता है, और 1 से विभाजित होता है। इसका अर्थ है कि अभी भाज्य संख्या नहीं है। 4 लेकर चलते हैं, तो 4 है वह 2 से विभाजित होता है, और अपने आप 4 से विभाजित होता है, और 1 से भी विभाजित होता है। यह 3 चीज़ से विभाजित होता है। सिर्फ हमको क्या कंडीशन बताया गया है भाज्य संख्या में कि केवल उसे अपने आप से विभाजित होना चाहिए और 1 से विभाजित होना चाहिए। यदि ऐसा पालन कर रहा है और उसके बाद जो है किसी और से भी इसके अलावा किसी और से भी वह विभाजित हो जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि वह भाज्य संख्या के तहत आएगा। इसके नंबर में आप एग्जाम्पल के तौर पे जो लिखेंगे वो क्या लिख सकते हैं, आपके दिमाग में जो सारी संख्याएं आ रही हैं सभी को लिख दीजिए। बस उसको क्या होना चाहिए कि अपने आप के अलावा किसी और से भी कटना चाहिए, एक को छोड़कर। इस बात को समझिएगा। जैसे हम लिख सकते हैं 4 हो गया, फिर 6 हो गया। 6 है वह क्या है, 6 अपने से भी कटता है और 1 से भी कटता है, उसके अलावा क्या करता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। कटने का अर्थ है कि वह डिविजिबल है। क्लियर? उसी तरह से आगे बहुत सारी संख्या हो सकती हैं, 10 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं। यानी भाज्य संख्या क्या है, वे सभी संख्याएं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और से भी
कट जाती हैं तो उन्हें हम भाज्य संख्या के तहत मानेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के विषय में समझ लीजिए। अभाज्य संख्या क्या होता है, वे सभी संख्याएं जो अपने आप के अलावा किसी और से न कटें। एक को तो हम लोग नहीं लेकर चलेंगे, एक तो जनरली सबको काट देता है, इसलिए हम एक का जिक्र बार बार नहीं कर रहे हैं। बस आपको याद रखना है कि एक और अपने आप के अलावा किसी और से न विभाजित हो, इसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। एक क्या है कि सब कोई से विभाजित हो जाता था, सब कोई यानी कि दूसरे कोई से भी विभाजित हो जाता था, लेकिन यह क्या है कि यह विभाजित नहीं होगा। और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनता है उसी विषम पूर्णांक जैसा, यानी जो विषम संख्या है उसके जैसा क्या बनता है कि जो इसका स्टार्टिंग बिंदु होता है वह 2 होता है। यानी 2 क्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो कि अपने आप से विभाजित होगा, उसके बाद केवल 1 से विभाजित हो सकता है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जो कि 2 को काट दे। यानी हम स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि जो हमारा इसका एग्जाम्पल बनेगा, क्या बनेगा, इसका एग्जाम्पल 2 बनेगा। उसके बाद क्या हो सकता है, 3। 3 एक ऐसी संख्या है कि तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, इसका अर्थ है कि 3 भी हमारा एग्जाम्पल बन सकता है। उसके बाद यदि हम 4 की बात करें तो 4 एक ऐसी संख्या है जो कि 4 से भी कटता है और 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, जिसे हम लोग भाज्य के तहत रख दिए हैं। तो ऐसी संख्याएं जो भाज्य नहीं होंगी उसी को तो अभाज्य कहेंगे हम, इस बात को भी तो समझिए। तो इसका बाद क्या आ सकता है, 5 है। 5 के बाद क्या आ सकता है, 7 आ सकता है। उसी तरह से फिर क्या आएगा, तो 9 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 7 के बाद जनरली यहाँ देखिए 2 का अंतर पाया जा रहा है, तो आप सोचेंगे कि 9 हो सकता है, नहीं। 9 एक ऐसी संख्या है जो कि 9 से भी कटती है, 1 से भी कटती है और 3 से भी कटती है। 3 से भी 9 कट सकता है, क्लियर। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि जो हमारा 9 है वह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए सह अभाज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके विषय में थोड़ा समझिए। वैसी 2 संख्याएं जिनका फैक्टर कॉमन न हो, इसका अर्थ क्या है थोड़ा समझिएगा। 2 है और 3 है, इन दोनों का फैक्टर यानी कि हम गुणनखंड करेंगे तो 2 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 गुणे 1, और इसका गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 1 होगा। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। एक को जो एक वाला पार्ट है इसको कॉमन हम लोग नहीं के तौर पे मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्या है, एक तो सब में कॉमन रहता है, इसलिए हम लोग इसको हटाते हैं। क्या आप यह बताइए 2 और 3 में कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है। इसका अर्थ यह है कि यह दोनों जो संख्याएं हैं सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब साथ में अभाज्य हैं। अब थोड़ा आपके मन में जरूर डाउट हो रहा होगा कि ये सर जब दोनों जो संख्याएं अभाज्य रहेंगी तभी सह अभाज्य बनेंगी क्या, तो ऐसा बात नहीं है, तभी सह अभाज्य नहीं बन सकती हैं। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल हम लेकर देखते हैं। यह 9 है और एक 8 है। देखिए ये दोनों संख्याएं क्या हैं, जो 9 है वह क्या है, भाज्य संख्या है। कैसे, क्योंकि यह 3 से भी विभाजित हो जाता है। 8 है वह भी भाज्य संख्या है क्योंकि वह 4 से विभाजित होता है और 2 से भी विभाजित हो जाता है, यानी अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित हो रहा है। इसका अर्थ है कि दोनों क्या है, भाज्य है। क्या आप यह बता सकते हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे को विभाजित कर सकते हैं कि नहीं, तो आप बोले सर नहीं, ये विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि यह हमारा सह अभाज्य बन जाएगा, क्लियर। सहभाज्य 9 और 8 बन सकता है, 7 और 5 बन सकता है, यानी बहुत सारी संख्याएं हैं जो आपस में एक दूसरे को विभाजित न करें, उसको हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। आशा है कि जो हम बात बता रहे हैं समझ रहे होंगे। अब देखिए हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या क्या है, देखिए यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। परिमेय संख्या के विषय में थोड़ा समझिएगा। वैसी सारी संख्याएं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख लें, ध्यान दीजिएगा, P बटा Q के रूप में लिख लें, जहाँ की Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। वे सारी संख्याएं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख लें और Q यानी हर जो है वह 0 ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 1/2 क्या है, P बटा Q के रूप में है और इसको हम कह सकते हैं यह परिमेय संख्या है, क्लियर। अब जैसे आपके दिमाग में डाउट हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए हम 5 को कहें तो 5 क्या परिमेय संख्या है, तो जी जरूर है, क्योंकि हम इस बात को तो पहले से भी जानते हैं, बच्चे से ही जानते आ रहे हैं कि किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है। इसका मतलब 5 स्वतंत्र रूप से भी लिखा गया है तो उसके हर में 1 छिपा है। यह P बटा Q के रूप में लिखा गया है, अर्थात यह भी परिमेय संख्या है। समझ पा रहे हैं। जैसे देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ लड़कों के दिमाग में आ जाता है 22/7 के विषय में। क्या 22/7 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो जरूर है, क्योंकि यह भी P बटा Q के रूप में लिखा गया है। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, और P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक हैं, और उस पूर्णांक में जो 0 है, यानी सॉरी जो नीचे वाला हर है Q बराबर, वह 0 नहीं होगा, क्लियर। यानी इसके लिए आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर आप दे सकते हैं कि जो 5 है, फिर 1/2 है, 22/7 जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लड़का भ्रमित हो जाता है
क्लियर। उसके बाद देखिए हम लोग समझ लेते हैं, और उसके बाद बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। और एक बात खास बात बता दें आपको कि संख्या रेखा पर दो नंबरों के बीच में, यानी दो नंबरों किसी भी दो नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं रहती हैं। क्लियर। यह भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, कभी पूछ सकते हैं आपसे, हालांकि 10th क्लास में बहुत बार पूछा गया है। अब आपको समझना है अपरिमेय संख्या क्या है। देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय में आपको बता रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो बन जाता है वह पाई बन जाता है। क्या पाई अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? तो ऐसे पाई का जो मान होता है वह क्या होता है, 22/7 होता है। इसके विषय में आप जानते हैं। तो 22/7 क्या है, यह P बटा Q के रूप में लिखा भी गया है और Q बराबर ≠0 भी है, इसका पालन कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि 22/7 है वह क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है वह क्या है, पाई को क्या P बटा Q के हम रूप में लिख रहे हैं क्या, और P और Q दोनों पूर्णांक हैं क्या, तो नहीं है, अर्थात यह जो है वह अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इस बात को जरूर नोट कर लीजिएगा, लड़कों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, √2 जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। से √2 हो गया, √3 हो गया, 2√5 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे करके मान लीजिए 1 + √3 हो गया, ये सब भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आशा है इस बात को आप समझ रहे होंगे। थोड़ा हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, √2 √5 ऐसे करके। इसके साथ साथ बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखिए हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्या के विषय में समझते हैं। अब देखिए हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या के विषय में, वास्तविक संख्या क्या होता है। देखिए सिर्फ इतना बस बात याद रखिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब मिला देते हैं तो उन सारे संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय इन दोनों को मिलाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। आशा है कि इस वीडियो में जो भी हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए ये क्या है, जो नाम है, इन नामों से रिलेटेड आगे चल के हमें जो हेल्प मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। जैसे थोड़ा सा कुछ कॉमन बातें आपको हम शेयर कर रहे हैं। जैसे देखिए धन पूर्णांक है तो इनके बीच में, सबके बीच में क्या होता है, एक एक का अंतर पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक एक करके बढ़ रहा है। देखिए पूर्ण संख्या है, यह भी क्या है, एक एक करके बढ़ रहा है। उसके बाद जो ऋण संख्या है, ऋण पूर्णांक है, वो क्या है, इसमें भी एक एक करके घटता है। बस याद रखिएगा, जैसे कि -1 के बाद क्या हुआ, फिर से -2 हुआ, तो एक घटा क्या, इस बात को समझिएगा, वह बढ़ नहीं रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे करके घट रहा है। तो नॉर्मली इसके विषय में हम कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार करेंगे। लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल दिखाया गया है वहाँ हम देख पा रहे हैं क्या, कि घट रहा है। देखिए पूर्णांक जो है, वह पूर्णांक के विषय में क्या है, कि यह क्या है, ये तो इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी वाली बात नहीं है। सिर्फ 0 और यानी कि संख्या रेखा पर जो भी पूर्ण संख्याएं बसी हैं, यानी कि पूरे जो नंबर बसे हुए हैं, उन सारे नंबर को क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए सम संख्या में इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है कि स्टार्टिंग पॉइंट 2 से होता है और उसके बाद 2-2 करके बढ़ता जाता है, यानी इनका जो डिफरेंट होता है, क्या होता है, 2-2 का डिफरेंट होता रहता है। उसके बाद देखिए जो विषम पूर्णांक है उसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 होता है और इसमें हमेशा क्या होता है, आगे 2-2 बढ़ता रहता है। दिमाग में देखिए बहुत सारे बच्चे ये लगाते हैं कि जो विषम पूर्णांक है उनका जो डिफरेंट होता है वो 3 हो जाता है। जैसे लगता है कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में हमारा जो है 1 के बाद 3 आता है, तो ऐसा लगता है कि 3 का डिफरेंट मिल रहा है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, क्या करना है आपको, इस बात को ध्यान में रखना है कि 2-2 का डिफरेंट हमेशा पाया जाता है। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों में 2-2 का डिफरेंट। उसके बाद देखिए भाज्य संख्या है, इसमें कोई हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभाज्य संख्या, इसमें तो एकदम कुछ नहीं कह सकते हैं, सिर्फ आपको ऐसे अपने मौखिक रूप से ढूंढना पड़ेगा। जैसे सबसे स्टार्टिंग वाला है 2, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद 7 के बाद 11 है, उसके बाद 13 है, 13 के बाद है 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद फिर है आपका 23 है, 23 के बाद है 28, फिर 23 के बाद 29 है, 29 के बाद फिर 31 है, ऐसे करके आगे हैं। आपको सब ढूंढना पड़ता है। आप सोचिए कि डायरेक्ट कोई ऑर्डर में है, तो ऐसा नहीं है। क्लियर, इस बात को समझ लिए। अब हम लोग देखिए समझेंगे एपी के विषय में। सबसे पहले जितना भी लिखा गया है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा है ले चुके होंगे। हम लोग समझेंगे एपी के विषय में। एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी। क्या, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी।
इसका आगे चल के यूज आने वाला है। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए आज नंबर सिस्टम का जो बेसिक है इसके विषय में समझाना चाह रहे हैं। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसके विषय में समझेंगे। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कहते किसे, हालांकि यह जो पार्ट है वह 10th क्लास का पार्ट है, लेकिन इसके विषय में थोड़ा समझिए। ऐसा श्रेणी, ऐसा श्रृंखला जिसके बीच का जो डिफरेंट है वो हमेशा सेम हो, वैसे श्रृंखला को हम लोग क्या कहेंगे, एपी। जैसे हम मान के चल रहे हैं 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ 4 प्लस किया गया है, फिर से यहाँ 4 प्लस किया गया है, उसके बाद फिर से यहाँ 4 प्लस किया गया है। इसका अर्थ है कि जो डिफरेंट है वह क्या है, सब बराबर है। यानी जब भी डिफरेंट बराबर हो किसी श्रेणी का, किसी श्रृंखला का, तो उस श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। जब कोई श्रृंखला एपी में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तब आप समझ लीजिए कि आपके लिए आया हुआ क्वेश्चन बहुत ही आसान और सरल हो जाता है। हालांकि इसके जोड़ जोड़ के बहुत सारा जो हमारा सूत्र है उस सूत्र को कॉम्प्लिकेटेड बना के बहुत छोटा कर दिया जाता है, लेकिन हम पहले जो मेन सूत्र है उसके विषय में आज सिर्फ सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाना सीखेंगे, जब हमें आवश्यकता होगी तो उसको और छोटा कर लेंगे। जैसे देखिए इस बात को तो आप समझ गए कि कोई भी श्रेणी में जब डिफरेंट बराबर होता है तो वो जो श्रेणी होता है वो क्या होता है, एक एपी में होता है। यदि डिफरेंट बराबर नहीं है तो वह एपी में नहीं है। जैसे हम इस बात में थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे करके आगे तक चला जाएगा। देखिए इसमें देखिएगा आप तो 2-2 का डिफरेंट है, इसमें 2-2 का डिफरेंट है, हर जगह 2-2 का डिफरेंट है, अर्थात यह भी एपी है। अब इसमें थोड़ा समझिएगा, जो यहाँ पहला पद हमें दिखाई देता है उसे हम लोग ए या A1 द्वारा सूचित करते हैं। ऐसे ना लिखें, थोड़ा सा आप समझिएगा, इसे या तो ए लिखेंगे या तो A1, ए लिखेंगे या A1। ए मतलब पहला पद या A1 मतलब भी पहला पद। दूसरे पद को हम लोग लिखेंगे A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, पांचवें पद को A5, छठवें पद को A6, और उसी तरह से यनवा पद होगा लास्ट में। कोई कौन सा पद, यनवा पद, यनवा। तो यनवा पद को हम लोग क्या लिखेंगे, AN लिखेंगे। यहाँ तक बात समझे। अब देखिए इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूला को थोड़ा समझिएगा। हम ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा हटाते हैं, देखिए ई वाले पार्ट को हटाते हैं। देखिए इनका जो नंबर है, देखिए एक नंबर है ना कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करके मान लीजिए इस श्रेणी में 10 संख्याएं हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इस संख्याओं में यन का जो वैल्यू है वह 10 है। जैसे हम इसमें क्या एक पार्ट और आ जाता है यन, और यन क्या बताता है, पदों की संख्या को बताता है, यानी कितने पद हैं इसमें, पदों की संख्या, पदों की संख्या। समझ पा रहे हैं। तो पदों की संख्या को कौन बता रहा है, यन बता रहा है। जो इनके बीच का जो डिफरेंट होता है उसे डी द्वारा सूचित करते हैं हम लोग, और उसको कहते हैं सार्वअंतर, चाहे सार्वांतर, जो भी समझ लीजिए, सार्वांतर। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा आता है अगला पॉइंट, ये देखिए, ये तो है हमारा क्या, यनवा पद है। उसके बाद ए हमारा ये हो गया, यानी सब कुछ हम लोग लगभग जान गए। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला बनता है, एक तो AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। जैसे थोड़ा समझिएगा, इसका अर्थ थोड़ा समझिए। AN क्या है, हमारा कोई यनवा पद है, जैसे हमें 25वां पद हो गया, 10वां पद हो गया, 20वां पद हो गया, ऐसे करके जो भी हो, तो इसमें A और N-1, N-1 का मतलब जैसे हमें निकालना है 10वां पद, इसी श्रेणी का मान के चल रहे हैं हम लोग, इसी श्रेणी का जो सेकंड वाला है, इस श्रेणी का 10वां पद निकालना चाहते हैं कि 10वां नंबर पे कौन सा संख्या था। तो इसके विषय में हम क्या करेंगे, हमें 10वां ज्ञात करना है। इसका मतलब कि यनवा पद को AN हम द्वारा सूचित कर रहे थे, तो 10वां पद को क्या करेंगे, A10 द्वारा सूचित करेंगे। जैसे देखिए चौथा पद को A4 द्वारा, तो हम क्या करेंगे A10, यानी कहने का अर्थ है कि यन का वैल्यू हमारा 10 बना। स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग A द्वारा सूचित कर रहे हैं, उसको क्या लिखेंगे 3 प्लस N-1, यन हमारा क्या है भाई, तो 10 हमको करना है, उसके बाद 1 करना है, उसके बाद डी क्या है हमारा, तो डी यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट क्या है, 2 है, तो इस प्रकार से 2 हो जाएगा। अब आप करिएगा क्या, 3 और यहाँ से घटेगा तो हो जाएगा 9, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 18, और उसके बाद 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर, इस बात को आप समझ रहे हैं। और एक बात थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि जब हम N-1 कर रहे हैं उसके बाद डी कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे हमें ऐसे 20वां पद लिखना हो, 20वां पद यानी A20 लिखना हो, तो हम क्या कह सकते हैं,
ए प्लस 19D कह सकते हैं क्या? इस छोटे से बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए, हम फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यनवा जो है n माइनस 1 यहाँ हो रहा है क्या? यानी 20वां पद जब निकालना होगा तो 20 माइनस 1 होगा क्या? यहाँ यानी कि हम कह सकते हैं कि ए जो भी हो उसके बाद 19D होगा। तो किसी भी पद को निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, जितना है उसमें से एक n में से एक की संख्या को घटा दिया जाए, उसमें d से मल्टीप्लाई करके a को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त हो सकती है। हालांकि देखिए, क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ से नहीं बनता है, मेन इसके योग से बनता है कि इसका योग क्या होगा। चलिए उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। हम नीचे वाले बातों को हटाते हैं। जो श्रेणी का योग होता है, यानी कोई भी श्रृंखला है उसका योग होता है, उसे हम लोग सूचित करते हैं एसएन द्वारा। यानी एसएन का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ नंबर, सभी संख्याओं का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला 2 होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या होता है फॉर्मूला? n/2 इंटू ए प्लस ए एन। हालांकि सबके विषय में समझ लिए यह क्या है? एसएन, सम ऑफ नंबर, यानी कि जो संख्याओं का योग है, इसके विषय में। उसके बाद n क्या है? संख्याओं मतलब कितने पद हैं इसको बताता है। और उसके बाद ए क्या है? हमारा पहला पद। और एनवा क्या है? एन क्या है? हमारा लास्ट वाला पद। लास्ट वाला पद मतलब जितने पद हों उसमें, जैसे मान लीजिए 20 पद हैं तो ए 20 का वैल्यू यहाँ रखा जाएगा, 10 पद हैं तो ए 10 का वैल्यू रखा जाएगा। समझ पा रहे हैं? उसके बाद यदि आपको थोड़ा समझना है तो एसएन का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये दोनों जो फार्मूला है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा समझिएगा। देखिए, एसएन का पहले पूरा मतलब समझ लिए, एन को समझ ही रहे हैं, एसएन को समझ ही रहे हैं। यहाँ ए क्या है? ए हमारा प्रथम पद है, एन क्या है? हमारा पदों की संख्या है, डी क्या है? डिफरेंट है। जैसे देखिए, किसी भी श्रेणी में आपको एन का वैल्यू न दिया हो, एन के वैल्यू के जगह पे हमारी जो पहला पद है उसके विषय में बताया गया हो और उसके बाद डी का वैल्यू बताया गया हो, तो हम आसानी से इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे थोड़ा समझिएगा, हम एक एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए 3 हो गया, फिर 7 हो गया, मान लीजिए 4 के डिफरेंट लेकर बना रहे हैं हम लोग। तो 3 से 7 हो गया, 7 से 7 4 11, 11 4 15 हो जाएगा। ऐसे करके कोई श्रेणी जा रहा है और यहाँ हमें देखा जा रहा है, जैसे थोड़ा समझिएगा कि यह श्रेणी ऐसे ही करके जा रहा है। तो यहाँ हमें तो एन का वैल्यू पता नहीं है, एन मतलब किसमें कितने पद हैं लास्ट में, हमें ये तो पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ए का वैल्यू क्या लिखेंगे? 3 रखेंगे। उसके जस्ट बाद हमारा एन का वैल्यू, मान लीजिए हमसे कह रहा है कि 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 20 पदों का योग यानी कि ए 20 होगा यहाँ कोई। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला के तहत निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 20/2 करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई? 2 गुणे यहाँ 3 करेंगे, क्योंकि पहला पद हमारा 3 है, और उसके बाद प्लस करेंगे n माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं, 20 पद है टोटल हमारा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 19D हो जाएगा। क्लियर? इसको आप सोल्व करके निकाल सकते हैं। हालांकि देखिए, नीचे जगह नहीं है शायद, और इसे हम नहीं निकालेंगे। अब आप थोड़ा समझिएगा, किसी श्रेणी में यानी किसी श्रृंखला में हमें बताया गया हो, जैसे ऐसे देखिए, हालांकि इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, हम भले नहीं दिख रहे होंगे। जैसे मान लीजिए एक श्रृंखला है जिसका ए बताया है कि वह 5 है और एन बताया है 40 है, और उसमें बताया जा रहा है कि एन उसमें 15 पद है, सपोज दैट ऐसा बताया गया हो। यानी कहने का मतलब है कि कोई श्रृंखला 5 से चालू हो रही है और ऐसे जाते जाते कहीं एक नंबर आ रहा है, यानी कि कोई 15वां नंबर है, कोई 15वां पद है, जैसे कि ए 15 हम कह सकते हैं, और इसका जो वैल्यू है वह क्या बताया है? 40 बताया जा रहा है। और उसमें बताया जा रहा है कि 15 जब संख्या है तो इसका क्या योग कैसे होगा? तो आप कैसे बनाइएगा? एसएन बराबर बनेगा। और एसएन बराबर कैसे बनेगा? इस फॉर्मूला से, यानी कि क्या करेगा आप? करिएगा क्या? 15/2 कर दीजिएगा। उसके बाद ए प्लस एन कीजिएगा। ए का वैल्यू हमारा क्या है? ए का वैल्यू 5 है, और उसके बाद एन का वैल्यू क्या है? 40 है। और आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस एपी का। और एपी के विषय में यदि इतना बताने से आप कुछ नहीं समझे हैं तो हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर एपी का एक अलग से क्लास ले लीजिए और उसके विषय में थोड़ा हमें डिटेल्स में बता दीजिए। आशा करते हैं कि जो भी कुछ इस वीडियो के तहत हम आपको बताने का प्रयास किए हैं टोटल आप समझे होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।